नमस्कार, आप देख रहे हैं वी स्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। महाराष्ट्र में सत्ता की जो लड़ाई पिछले एक पखवाड़े से चल रही थी वो अब अंतिम पड़ाव पर है और अंतिम पड़ाव पर पहुंचने से पहले अब ये तय हो चुका है कि उद्धव ठाकरे गुट या आप यूं कह सकते हैं महाविकास आघाड़ी वो सारे कार्यवाही के प्रोसीजर्स में बुरी तरह हार चुकी है, जिसमें ऐसा माना जा रहा था कि जोड़ तोड़ से एकनाथ शिंदे सरकार के सामने मुश्किलें पैदा कर जाएंगी उन प्रक्रियाओं के आड़ में। लेकिन अब इतना तय हो चुका है कि पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और जिस महाविकास आघाड़ी के साथ वो सरकार में रहे उसके सभी रणनीतिकार अब पूरी तरीके से हथियार डाल चुके हैं, क्योंकि 2 दिवसीय विधानसभा सत्र के पहले दिन आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने स्पीकर का पद बहुत भारी अंतर से जीत लिया, इतना तय है कि एकनाथ शिंदे भी जब बहुमत के लिए और उस परीक्षण के दौर से गुजरेंगे तो उन्हें बड़े वोटों से जीत हासिल होगी, इसमें कोई दो राय नहीं रह गया। अब आप यूँ कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की नई सरकार बाकायदा नए विश्वास के साथ आगे बढ़ेगी, जिसके मुखिया एकनाथ शिंदे होंगे और उनके उप की का पदभार पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस संभालने जा रहे हैं। बड़ा सवाल है कि जब ये सारी स्थिति थी तो फिर स्पीकर के पद पर महाविकास आघाड़ी की तरफ से किसी को क्यों आगे लाया गया। वास्तव में यही वो दौर था जब महाविकास आघाड़ी ये सोचने पर बराबर मजबूत होती रही कि उद्धव ठाकरे को चुनौती देते हुए भी उन्हें पूरी तरीके से परास्त करना इतना आसान नहीं है और तकनीकी तौर पर उसमें उद्धव ठाकरे गुट से अलग हुए लोग फंस सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में जो विधायक हैं, साथ ही भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के साथ अतिरिक्त और सभी लोगों ने इस कदर स्पीकर के पद पर भारतीय जनता पार्टी के राहुल नार्वेकर को सहयोग दिया कि वो भारी मतों से महाविकास आघाड़ी के प्रत्याशी पर जीत दर्ज करने में सफल हुए। इतना तय है कि स्पीकर बन जाने के बाद कोई भी ऐसा मुद्दा जो सदन में प्रभावी तौर पर महाविकास आघाड़ी की तरफ से प्रयोग किया जाता, अब वो सफल नहीं हो पाएगा और एकनाथ शिंदे की सरकार विश्वास मत हासिल करने में भी सफल होगी और आगे हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के राह पर चलते हुए कई बड़े और कड़े फैसले लेगी, जिसमें कुछ फैसले ऐसे लिए भी गए हैं जिस पर उद्धव ठाकरे पूरी तरह से नाराज बताए जा रहे हैं। हालांकि उद्धव ठाकरे को कोई भी ऐसा मौका नहीं दिया जा रहा है जिसमें वो आहत होकर के, भावुक होकर के शिव सैनिकों के सामने अपनी व्यथा को कहें या यूं कहें कि कुछ इस अंदाज में अपने आप को पेश कर सकें जिससे शिव सैनिक नाराज हों, वो सड़कों पर उतरें और एकनाथ शिंदे के खिलाफ मोर्चा खोलें। वास्तव में इसके उलट ठीक ऐसी स्थिति बनाई जा रही है कि कहीं भी उस स्थिति में जबकि कोई भी प्रदर्शन हो, वहां पर जीत के उत्साह में कुछ ऐसा न किया जाए जिससे शिव सैनिकों के सामने एक गलत मैसेज जाए। इसीलिए जब शिंदे ने शपथ ली और उसके बाद महाराष्ट्र के विकास का बयान दिया तो गोवा में बैठे विधायक डांस करते हुए नजर आए, जो वीडियो पर वायरल भी हुआ जो वीडियो। और उसके बाद एकनाथ शिंदे ने उन विधायकों को फटकार लगाई कि वो संयत रहें, शांत रहें, गंभीर रहें, सिर्फ विकास के बारे में सोचें और अपने क्षेत्र की समस्याओं को सामने लाएं और उसका जल्दी जल्दी निराकरण किया जाए। आपको याद होगा कि वी स्टार न्यूज़ ने बाकायदा इस खबर को बताया था कि जैसे ही एकनाथ शिंदे या भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में देवेंद्र फडणवीस आगे बढ़ेंगे, सबसे पहले सलाह
या मशवरा या आप यूं कहें कि उन्हें निर्देश दिया जाएगा कि कोई भी विधायक या कार्यकर्ता जो इस नई सरकार से जुड़ा है वो अनर्गल कोई भी ऐसी टिप्पणी न करे, कुछ भी ऐसा प्रदर्शन न करे जिसमें किसी पक्ष को हराते हुए दिखाया जाए। वास्तव में इसके पीछे वही रणनीति है जिस पर एवी स्टार न्यूज़ बराबर चर्चा करता रहा और मीडिया के तमाम खबरों से अलग हट करके ये बताता रहा कि उद्धव ठाकरे को उनकी वास्तविक हैसियत अंदर खाने ज़रूर बताने की कोशिशें की जाएंगी, सिर्फ कुछ चंद कार्यवाहियों के द्वारा या कुछ उठाए गए कदमों के द्वारा, लेकिन कोई भी बयान या कोई भी प्रदर्शन ऐसा नहीं किया जाएगा जिससे बाला साहब की विरासत को ठेस लगे, बाला साहब के वंशजों से जुड़े कोई महत्वपूर्ण जो भावुक मुद्दे हों उससे किसी का वास्ता पड़े और वहां पर विरोधाभास की स्थिति पैदा हो, ऐसा कतई करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इसके लिए बीजेपी और शिवसेना एक शिंदे जिसका नेतृत्व कर रहे हैं उसके लिए बाकायदा ये निर्देशित है। एक सरकार को चलाते हुए किस तरीके से इन दोनों को आगे बढ़ना है इसके बारे में भी गाइडलाइंस बाकायदा अंदर खाते बता दी गई हैं। हम आपको ये जानकारी बहुत पहले दे चुके हैं और उसकी पुष्टि अब बराबर होती जा रही है, क्योंकि भारी बहुमत से जीते हैं भारतीय जनता पार्टी के राहुल नार्वेकर और विधानसभा अध्यक्ष वो बनेंगे। 45 वर्षीय नार्वेकर जिस कम उम्र में इतने बड़े पद को हासिल करने में सफल हुए हैं, वो भी पूरी तरीके से एक ऐसी भूमिका में अभी तक रहे जिससे ये संदेश पूरे महाराष्ट्र के लोगों के सामने जाए कि शिवसेना को तोड़ने या बाला साहब की विरासत के साथ खिलवाड़ करने का मौका किसी भी गुट को नहीं दिया जाएगा। न कोई बागी है, न कोई मूल है, बल्कि सब शिवसेना के साथ हैं। जो शिवसेना की मूल भावना बाला साहब के विचारों के आधार पर थी, अगर उस रास्ते पर सभी लौटेंगे तो शिवसेना पहले भी एक थी, आज भी एक है और आगे भी एक रहेगी। यही वो बात जो एवी स्टार न्यूज़ ने तब बताई थी जब एकनाथ शिंदे गुट और उद्धव गुट को लेकर के तमाम तरह की बातें की जा रही थी। हमने ये भी कहा था कि उद्धव ठाकरे को भी धीरे धीरे इस बदले हुए परिस्थिति में ढालने की कोशिश की जाएगी और उनके स्वाभिमान और ईगो को बचाते हुए उन्हें भी महाविकास अघाड़ी अर्थात शरद पवार और कांग्रेस के चंगुल से दूर करते हुए एक बार फिर हिंदुत्व की उस राह पर लाने की कोशिश की जाएगी जिससे वो अपने पद पाने की खातिर दूर हुए थे। हालांकि उन्होंने सत्ता छोड़ने के बाद दूसरे दिन जब शिवसेना भवन जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था तो कहा था कि अगर मेरी बात मानी गई होती और अमित शाह मान गए होते तो आज चीफ मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी का होता, अर्थात वो देवेंद्र फडणवीस जो उप मुख्यमंत्री बन करके फिलहाल अपनी कुंठा छिपा रहे हैं, अपना दर्द छिपा रहे हैं। ये उद्धव ठाकरे ने जो कुछ कहा ये उसके मायने हम बता रहे हैं, वो ऐसा ना होता और 2.5 साल पूरा करने के बाद 2.5 साल भारतीय जनता पार्टी शासन कर रही होती और देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनते। लेकिन बड़ा सवाल ये है जिस पर एवी स्टार न्यूज़ ने बाकायदा आपके सामने चर्चा की और वो मुद्दे रखे कि उद्धव ठाकरे पहले इस मुद्दे पर इस तरह से सहमत ही नहीं हुए थे, बल्कि उनकी जिद थी कि पहले मुख्यमंत्री वही बनेंगे और उसमें 2.5 साल का जो मामला था इतना साफ तौर पर पब्लिक फोरम पर नहीं आ पाया था। हालांकि उसकी बातें उस दौरान चली थी जिस पर पानी तब फिर गया जब शरद पवार एंड कंपनी और महाविकास अघाड़ी का एक स्वरूप लेकर के पूरी तरीके से उद्धव ठाकरे को अपने जाल में फंसाने में लग चुकी थी। और ऐसा ही हुआ एक बेमेल समझौते के साथ, जहां हिंदुत्व और राष्ट्रवाद शिवसेना का मूल आधार था, वहीं धर्मनिरपेक्षता और प्रत्युत्पन्नमति वाले जितने नेता हैं वो महाराष्ट्र के विकास के लिए एक सीएमपी का निर्माण करके, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का निर्माण करके सरकार बनाने तो आए, लेकिन उसमें शिवसेना अपने मूल भावों को खोती गई और शरद पवार एक किंगमेकर की भूमिका में नजर आते रहे और उनकी चलती रही। उनके ही हिसाब से मंत्रालयों का वितरण हुआ और जो भी निर्णय और फैसले किए गए उसमें कांग्रेस और
शिवसेना सिर्फ एक पक्षकार की भूमिका में रहे, उन निर्णयों पर ज़्यादातर शिवसेना या कांग्रेस पर शरद पवार की एनसीपी के कार्यकर्ताओं, उनके नेताओं या खुद शरद पवार की चली। और इसको लेकर के एकनाथ शिंदे ने जिस तरीके से विद्रोह किया और उनके साथ सारे लोग आए, उसके बाद, माफ़ करिएगा मैंने विद्रोह शब्द का इस्तेमाल किया क्योंकि विद्रोह वाली बात ही नहीं थी, क्योंकि एकनाथ शिंदे ने कहा कि विद्रोह नहीं बल्कि विरोध था, और उस विरोध के स्वरूप में ये सभी जाकर के अलग हुए और गुजरात के सूरत से होते हुए ये गुवाहाटी पहुँचे। और फिर 8-10 दिनों के उस पॉलिटिकल ड्रामे के बाद स्थिति स्पष्ट हो गई, जब उद्धव ठाकरे ने ये समझ लिया कि अब विधायक उनके हाथ में नहीं रह गए हैं, उनको इस्तीफा देना पड़ा। और इसके बाद एकनाथ शिंदे एक ड्रामेटिक तौर तरीके से बहुत जल्दी बदलते हुए घटनाक्रम के तहत मुख्यमंत्री के तौर पर पेश किए गए, और देवेंद्र फडणवीस जो अनुभवी और युवा मुख्यमंत्री के तौर पर महाराष्ट्र में जाने गए, उन्हें उप मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण करने के लिए सामने आना पड़ा। अब सवाल यह है कि बहुमत के लिए जिस पर शिवसेना कई ऐसे टेक्निकल तौर तरीके से शिंदे गुट को घेरना चाह रही थी, उसका क्या होगा? उसका वही हश्र होगा जो उद्धव ठाकरे गुट ने स्पीकर के चुनाव के दौरान अपनाने की, आजमाने की कोशिश की, उसमें उनको सफलता नहीं मिली। और इसी तरीके से बहुमत भी भारी मतों से एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार जीत पाएगी। अब इसमें दो राय नहीं रह गया। अब हम आपको कुछ ऐसे मुख्य बिंदुओं को बताते हैं जो इस स्पीकर के चुनाव के दौरान घटनाक्रम के तहत चला। 164 से ज़्यादा वोट मिले हैं नार्वेकर को, ये एक महत्वपूर्ण बात है। अब आप समझ सकते हैं, राहुल नार्वेकर भारतीय जनता पार्टी के हैं और उनको इतने ज़्यादा वोट मिले हैं, इसके पीछे के कारणों को भी हम आपको बताएंगे। भाजपा को 164 से ज़्यादा वोट मिले हैं, जबकि शिवसेना के राजन साल्वी को मात्र 107 वोट मिले हैं। ये एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है। विपक्ष की मांग पर डिप्टी स्पीकर ने विधायकों की गिनती शुरू कराई थी। विधानसभा में 287 विधायक हैं और जीत के लिए 144 का मैजिक फिगर चाहिए था। हालांकि वोटिंग में सिर्फ और सिर्फ 273 विधायकों ने भाग लिया। इसमें भाग भी कई विधायकों ने नहीं लिया, हम उसका ब्यौरा आपको बता रहे हैं। सपा और AIMIM के दो विधायक थे, इन लोगों ने मतदान में हिस्सा ही नहीं लिया। AIMIM के विधायकों ने किसी के भी पक्ष में मतदान ही नहीं किया। स्पीकर चुनाव में वोटिंग से समाजवादी पार्टी ने किनारा कर लिया। सपा के 2 विधायक थे और इन लोगों ने किसी को भी वोट नहीं दिया। इसी के साथ साथ शिवसेना का दफ्तर भी सील किया गया है, जो एक बड़े घटनाक्रम के रूप में बहुमत से पहले देखा जा सकता है। शिवसेना पर एकनाथ शिंदे गुट ने पूरी तरह से कब्जा जमा लिया है। इस बीच रविवार को जब महाराष्ट्र में विधानसभा स्पीकर पद के लिए चुनाव होना था, तो यहाँ मौजूद शिवसेना के दफ्तर को सील किया गया। अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि ये किस गुट ने दफ्तर को सील कराया, और वहाँ जो सील किए जाने के दौरान नोटिस चस्पा किया गया है वो भी हम आपको बता देते हैं। उसमें लिखा गया कि शिवसेना विधानमंडल दल की तरफ से दफ्तर सील कराया गया है। अब आप समझ सकते हैं कि विधानमंडल दल में बहुमत के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसमें एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में जो विधायक आगे बढ़ रहे हैं उन्हीं का वर्चस्व है। ऐसे में माना जा सकता है कि ये कार्रवाई एकनाथ शिंदे के तरफ से आए हुए विधायकों, उनके द्वारा निर्देशित किसी आदेश के तहत ऐसा किया गया, लेकिन स्पष्ट नहीं हो पाया कि इसको उद्धव गुट ने किया या एकनाथ शिंदे गुट ने किया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब रही बात नार्वेकर की, तो 45 साल के नार्वेकर पेशे से वकील हैं और इनके पिता सुरेश नार्वेकर बृहन मुंबई नगर निगम में पार्षद रहे हैं। इनके भाई मकरंद BMC का वार्ड नंबर 227 से दूसरी बार पार्षद बने हैं। इनकी भाभी हर्षिता BMC की वार्ड नंबर 226 से पार्षद हैं। और राहुल नार्वेकर 2014 से पहले शिवसेना में थे
लेकिन लोकसभा का टिकट इनको नहीं दिया गया तो इन्होंने पार्टी छोड़ करके एनसीपी में शामिल हुए थे ये, और 2014 में मवाल लोकसभा सीट से मैदान में ये उतरे थे, लेकिन हार मिली और फिर एनसीपी छोड़ करके ये भाजपा में शामिल हो गए। 2016 में गवर्नर के कोटे से नार्वेकर विधान परिषद पहुंचे और 2019 के विधानसभा चुनाव में इन्होंने कोलोबा विधानसभा से जीत हासिल की। ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जो आपको बताने थे। अब इतना तय हो चुका है कि नार्वेकर के विधानसभा अध्यक्ष बन जाने के बाद सदन में जिस तरीके के टेक्निकल तथ्यों का सहारा लेकर के कोई भी पक्ष सरकार के बहुमत साबित करने की स्थिति को कमज़ोर करती, उस पर भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना एक शिंदे ने पूरी तरीके से प्रभावी तौर पर उस पर काबू पा लिया है। और अब स्पीकर की देखरेख में बाकायदा वो वोटिंग होगी या वो बहुमत परीक्षण होगा जिसको देखने के लिए पिछले एक पखवाड़े से पूरे देश की निगाहें लगी हुई हैं। ये मामला कोर्ट तक पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बहुमत परीक्षण का स्थल तो सिर्फ और सिर्फ सदन है, और अब सदन में जब कार्यवाही होगी तो उसमें बहुमत हासिल कर लिया जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ये एकमात्र औपचारिकता रह गई है। इन्हीं परिस्थितियों में जब बहुमत हासिल कर लेने के बाद नई सरकार बाकायदा एक्शन मोड में आएगी तो एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम क्या कुछ ऐसे फैसले करेंगे, उस पर सबकी निगाहें हैं। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण है वो आरए मेट्रो सेट का, जिसको लेकर के उद्धव ठाकरे ने बड़ी बातें कही थी। वो तय कर दिया गया कि वो मेट्रो सेट आरए वहीं पर बनेगा, इसमें अब कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि डिप्टी सीएम ने बाकायदा ये कह दिया है कि उसका निर्माण कार्य वहाँ पर शुरू हो गया था और वहाँ पर काफ़ी काम कराया जा चुका था। ऐसे में अब कोई बदलाव नहीं हो सकता। इसके साथ ही साथ शहरी विकास को लेकर के कुछ महत्वपूर्ण फैसले किए जाएंगे जो खुद मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, उनकी देखरेख में होंगे, क्योंकि वो इसके पहले शहरी विकास मंत्रालय का कामकाज संभालते रहे। और उन परिस्थितियों में जब बीएमसी चुनाव होने वाले हैं और बारिश के मौसम में मुंबई में बारिश के बाद खराब हालात, खास करके ड्रेनेज सिस्टम को लेकर के, उस पर भी कुछ बड़े फैसले किए जा सकते हैं, उनको चुस्त दुरुस्त और उसको पुख्ता करने के लिए, ताकि मुंबईकर्स को ज़्यादा परेशानी का सामना न करना पड़े। और इसके साथ साथ उस केस पर जो कि इन दिनों न सिर्फ मुंबई में चर्चा का विषय बन गया है, महाराष्ट्र में, बल्कि पूरे देश की निगाहें उस पर लग चुकी हैं, वो है अमरावती में उस मर्डर का मामला जो एक हेट स्पीच के तहत, या आप यूँ कह सकते हैं कि उसमें उन्मादी तत्वों ने जो तालिबानी अंदाज में जिस तरीके से उदयपुर में एक व्यक्ति का सर धड़ से अलग किया गया, कुछ ऐसे ही तरीके से अमरावती में भी हत्या कर दी गई थी। और उस हत्या के बाद जिस अंदाज में उसको सिर्फ एक डकैती या रॉबरी का मामला पुलिस ने बनाया था और उस पर जो सख्त फैसले लिए जाने थे उस पर लीपापोती की थी, उस पर भी एक जांच कमेटी बैठाई जा सकती है कि आखिर में पुलिस पर कहां से दबाव बनाया था पूरे मामले पर लीपापोती करने के लिए। तो उसके संदर्भ में भी जो कुछ फैसले लिए जा सकते हैं और जो सख्त कार्रवाई की जा सकती है वो भी एकनाथ शिंदे सरकार करेगी, क्योंकि हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर अगर ये सरकार आगे और बहुत तेजी से आगे नहीं बढ़ी तो फिर उद्धव ठाकरे और यही नहीं शरद पवार गुट और उससे जुड़े सभी वो पक्ष पूरी तरीके से मोर्चा खोल सकते हैं, जिसमें ये आरोप लगाया जा सकता है कि सिर्फ सत्ता पाने के लिए ये सारा नाटक किया गया था बाकायदा। और वस्तुतः एकनाथ शिंदे भी मुख्यमंत्री तो बन गए, लेकिन सरकार चलाने के एवज में वो इन दोनों सिद्धांतों से समझौता कर रहे हैं। इसलिए अब जैसा कि हम बार बार कहते रहे हैं कि एकनाथ शिंदे के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है
कि हिंदुत्व और राष्ट्रवाद एक साथ आगे बढ़े और साथ ही साथ विकास का काम इतनी तेजी से शुरू हो और वो लटकी हुई परियोजनाएं जिस पर उद्धव ठाकरे ने जानबूझ करके एनसीपी और कांग्रेस के दबाव में फैसले लेने में देरी की, उन पर तेजी से फैसले किए जाएंगे, जिसमें जो रेल परियोजना है जो मोदी की ड्रीम प्रोजेक्ट बताई जाती रही है और वो है तेज गति से चलने वाले रेल के निर्माण के संदर्भ में और उसके एस्टैब्लिशमेंट के संदर्भ में, वहां पर जमीनों के बंटवारे को लेकर के कुछ स्थानों पर अनावश्यक रोक लगाई गई है, उस पर फैसले किए जाएंगे। और इसी तरीके से पालघर में कुछ साधुओं की हत्या जिस अंदाज में की गई थी और उसको जिस तरीके से लिपापोती करके खत्म करने की या उस पर मिट्टी डालने की कोशिश की गई थी, उस पर भी कुछ ऐसे फैसले किए जा सकते हैं। और साथ ही साथ बाला साहब के उन सपनों को साकार करने के लिए, जिसमें पूरे महाराष्ट्र के चहुमुखी विकास का एक सपना था उनका, उसको भी पूरा करने के लिए कुछ तेज फैसले लिए जाएंगे। और इसकी दरकार भी है, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता पिछले कुछ समय से सत्ता की इस लड़ाई को देखते देखते इतना तकलीफ और इतना परेशान महसूस कर रही है कि उसे अब सिर्फ विकास चाहिए और वो सरकार चाहिए जो तुष्टीकरण से अलग हटकर सबको एक नज़रिए से देखे और गलत को गलत और सही को सही कहते हुए सही फैसले ले, चाहे वो न्यायिक फैसले हों चाहे वो शासकीय फैसले हों। सरकार के स्तर पर किसी भी तरह से तुष्टीकरण का कोई भाव न दिखे। इन दोनों से मुक्त होते हुए नई सरकार जो कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में आगे बढ़ेगी और जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस एक मजबूत समर्थन के साथ और अनुभव के साथ अब आगे बढ़ेंगे, तेजी से फैसले लिए जाएंगे और उन फैसलों में पूरे महाराष्ट्र के जनता के हित सधेंगे, ऐसा माना जा सकता है। और साथ ही साथ एकनाथ शिंदे के सरकार और उसके स्थायित्व पर कोई सवाल भी न उठे, इसलिए ये बहुमत परीक्षण जो सोमवार का होगा उसमें इतना तो तय हो जाएगा कि एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे से भी ज़्यादा मजबूत मुख्यमंत्री के तौर पर अब महाराष्ट्र में सत्ता का सुख भोगते हुए वहाँ के लोगों का विकास का काम करेंगे और हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। एवी स्टार न्यूज़ में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एवी स्टार न्यूज़, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।